इसको एक दफ़ा करके ना रिशॉट हो गया, खुद इसको ऑन कर लो। जी शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। अभी जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि FBR ने 29 जनवरी 2025 को एक SRO जारी किया सेल टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके तहत उसने चैप्टर 14 जो है सेल टैक्स रूल का वो सब्स्टिट्यूट करके और नए रूल्स अपने जो इशू किए। ये रूल्स बुनियादी तौर पे है या थे कि जनाब वो कौन से लोग हैं जिनको रियल टाइम FBR के साथ इंटीग्रेट होना है, किस तरीके से इंटीग्रेट होना है और किन लोगों और किन कंपनीज़ की वसातत से इंटीग्रेट होना है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपके सामने, आपने भी यकीनन सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे भी टेक्स्ट ग्रुप्स में भी देखा होगा कि इस रूल के जो अमेंडमेंट आई है, इसके अंदर क्या सिर्फ जो टायर 1 रिटेलर है सिर्फ उन्होंने इंटीग्रेट होना है, या FCMG वाले जो थे उन्होंने इंटीग्रेट होना है, या तमाम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ने इसके अंदर इंटीग्रेट होना है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये है कि जब भी आप अपनी कोई टैक्स की वर्किंग करें, आपके पास लेटेस्ट लॉ अवेलेबल होना चाहिए। लेटेस्ट लॉ के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो किताब है। कोशिश करें कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स की किताब अगर पूरे साल में 4 दफ़ा भी नहीं प्रिंट होके आई है तो वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी भी बनेगी। और जब कभी आप अपना कोई लिटिगेशन में केस को 2-4 साल पुराना प्रिपेयर करते हैं तो रेलिवेंट लॉ के आप किताब खोल के इंस्टेंट वहाँ से रहनुमाई भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास लेटेस्ट किताब अवेलेबल है, जिससे आज के दिन जनवरी के अंदर, यानी कि ये कुछ 5-7 जनवरी को लेटेस्ट किताब आई हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अब उसके बाद ये 29 जनवरी को ये फर्दर रूल्स अमेंड हो गए हुए हैं। अगर हम किताब को देखेंगे, कोई शख्स, कोई दोस्त सिर्फ इसको किताब से पढ़ना चाहेगा तो वो रूल्स और थे। उन रूल्स के अंदर यही था कि आपने FCMG वाले जो है सिर्फ उनकी इंटीग्रेशन की बात हो रही थी। लेकिन जो SRO 69 आया 29 जनवरी 2025 को, इसके अंदर उन्होंने एक तो पहली बात ये है कि ये SRO जारी किया। SRO करें हामिद ओपन, हामिद SRO 69 डिजिटल इनवाइसिंग वाले में ना जी। एक तो इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ देखने वाली है कि ये जो SRO आया, इसके अंदर 4 सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट के जिनके तहत ये कवर कर रहा है। सबसेक्शन 9A ऑफ सेक्शन 3 ये जो है टायर 1 रिटेलर की जो POS इंटीग्रेशन उसको डील करता है। सेक्शन 22 ये हमारे रिकॉर्ड को डील करता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है कि आपने डिजिटल इनवाइसिंग भी देनी है, वो रिकॉर्ड महफूज भी रखना है, कल को ऑडिट के लिए ऑफिसर के मंगवाने पे आपने रिकॉर्ड पेश भी करना है, यानी कि ये सिर्फ इनवाइस नहीं होनी, इसके बैकअप पे सारा रिकॉर्ड भी होना है। सेक्शन 23 है, ये हमारी टैक्स इनवाइसिस को डील करता है। और अगर आप इसके 23 के 3 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी पिछले साल जो 1 जुलाई से अमेंडमेंट आ चुकी है 59/24 के ज़रिए, वहाँ पे डिजिटल इनवाइसिंग का जिक्र मौजूद है। और सिर्फ वो यही था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और रूल्स और अकॉर्डिंगली कब आने जब आ चुके हैं, तो लॉ ऑलरेडी अमेंडेड मौजूद है। सेक्शन 22 का अगर आप सब सेक्शन 2A पढ़ें या 22 का आप 2A पढ़ें, वहाँ पे भी डिजिटल इनवाइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग का जिक्र मौजूद है। 23 में भी जिक्र मौजूद है। चौथा इसके सेक्शन है 40C।
सेक्शन के मुताबिक जी रूल्स अब आए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 24 में इन सेक्शन में 22 में 23 में और 40C में 40C हमारा है वो मॉनिटरिंग ऑफ जो ना ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मींस, इन तीनों के अंदर ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 24 में ये अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। और वहाँ पे यही था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग करनी है, डिजिटल इनवाइसिंग करनी है, लेकिन वो प्रेस्क्राइब जब बोर्ड जिस मोड मैनर में प्रेस्क्राइब करेगा तो उसके तहत आपने करनी है। तो इसलिए ये 4 सेक्शन ये उस चीज़ को वजाहत करते हैं कि ये तमाम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, आगे ये लॉ में भी वजाहत से लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉ में भी वजाहत से लिखा हुआ है, लेकिन उसको जब इन सेक्शन से हम ला के पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि इसमें ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का जिक्र है जिन्होंने डिजिटल इनवाइसिंग के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड भी करना है और इनवाइसेस भी थ्रू डिजिटल मींस अब आपने जारी करनी है। तो ये सबसे पहले मैंने वो कन्फ्यूजन दूर किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल, मल्टीपल, आपने भी यकीनन व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे होंगे, मल्टीपल ख्यालात थे कि किसने करना है, क्यों या किस पे लागू है, किस पे लागू नहीं है। तो ये चारों सेक्शन जर्नल हैं, इसके अंदर टायर 1 रिटेलर, मेरा रिकॉर्ड, टैक्स इनवाइस और 40C के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, इन सब के साथ मिला के इसको पढ़ा जाएगा। चैप्टर 14 इसके अंदर जी रिप्लेस हुआ है, नीचे आ जाए जी हामिद, ठीक है जी। प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग, एक इसमें लाइसेंसिंग का भी पूरा तरीका कार है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, फिलहाल हमारे से मौजू नहीं है। इशूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवाइसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ये 2 चीज़ें हमारे से आज मुतल्लिक है। लाइसेंसिंग क्योंकि वो 4 कंपनीज हैं, वो कौन कब क्या वो बोर्ड जाने, वो कंपनीज जाने जिनका इंटरेस्ट होगा, उनका जिक्र इसी नहीं रूल्स के है, लेकिन फिर वक्त हम उसको अकॉर्डिंगली आज डिस्कस नहीं करेंगे। 2 चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू सब रूल 2, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो चंद चीज़ों को आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। 4-5 बुनियादी अल्फाज आपको कानून के बेशुमार सेक्शंस में मिलेंगे। यहाँ पे आ जाता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, तो नॉट विथ स्टैंडिंग हम गिनते हैं कि अब इस लॉ ने बाकी तमाम कवानीन को ओवरराइड कर दिया। तमाम कवानीन जो मर्जी कहते रहे, ये इंडिपेंडेंट अपनी इम्प्लीकेशन, अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट रखता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो जाए जिसका कि सब्जेक्ट टू यूज़ हुआ है, तो अब 1 का मफहूम उसको 2 के साथ मिला के जो 2 के अंदर स्कोप दिया गया है वो हम उसको मिला के 1 के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर वर्ड आ जाता है किसी जगह पे, डेफिनेशन आती है, वो कहता है जी टैक्स इनवाइस मीन्स आ जाएगा, तो उसमें ये हो जाता है कि जनाब इसके इस जो लिखा गया इसके अलावा कोई और मफहूम नहीं है। वहाँ पे आ जाए टैक्स इनवाइस इंक्लूड, तो वो आ जाएगा कि जी टैक्स इनवाइस का जनरल मफहूम शामिल है, लेकिन ये चीज़ें चाहे वो नहीं है लेकिन ये उसके मुताबिक होंगी। एक आपकी आ जाती है, जैसे वर्ड अभी हमने रिटर्न के अंदर भी जिक्र किया था पिछले लेक्चर में कि वो आगे के ट्रीटेड टू बी इनवैलिड, तो डीमिंग प्रोविजंस आ जाती हैं कि चाहे वो असल एक्चुअल हैपन हो या ना हो, तो जब लॉ ने कह दिया कि वो हैपनिंग नॉन हैपनिंग है तो वो ट्रीटेड टू भी वो उस तरह ही तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू सब रूल 2, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स। ऊपर भी हमने 4 सेक्शन पढ़ लिए और यहाँ पर भी ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स आ गया। पर्सन की तारीफ में आपको पता ही है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी सारे शामिल हैं। रजिस्टर्ड के अंदर जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर है तो वो भी इंटीग्रेट होना है, आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसकी भी इंटीग्रेशन इसके साथ होनी है। यूज़ फॉर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनवाइस, जनरेट करना भी इनवाइस को, उसको जो क्रिएशन हम करेंगे और उसको ट्रांसमिशन करना, उसको शिफ्ट करना, उसको बोर्ड के जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ उसको मैचिंग करना थ्रू लाइसेंस इंटीग्रेटर और अदरवाइज एज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। ये जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है इसको अलहदा से डिफाइन भी है
और आज के दिन 4 लाइसेंस इंटीग्रेटेड एफबीआर की तरफ से आइडेंटिफाइड भी हैं। जब पीयूएस इंटीग्रेशन शुरू में आई थी उसके रूल्स में भी था, लेकिन उस टाइम पे कोई लाइसेंस इंटीग्रेटेड एफबीआर की तरफ से नॉमिनेटेड नहीं था किया गया। अब वो जो है नॉमिनेट की दिखाएंगे चारों नाम ज़रा। जो 4 हमारे पास लाइसेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम हैं वो इस टाइम अवेलेबल हैं कि जिनसे आप लेंगे या ले सकते हैं। प्राल का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्राल के अलावा अगर आप लेंगे तो आप उनसे पेड भी ले सकते हैं। जी, ये आपके 4 हैं, ये चारों कंपनीज के नाम मौजूद हैं, जिसमें एक ये चौथा प्राल है, और बाकी ये जब आप वो उसको जाएंगे आईरिस पे वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है जो बोर्ड ने इस पर्पज़ के लिए किया हुआ है। तो आपने अब जो लाइसेंस लगवाना है, अब जो इंटीग्रेशन करवानी है वो इन 4 के ज़रिए होगी। इनके अलावा कोई दीगर कंपनी, कोई आईटी कंपनी, कोई और पर्सन, कोई और सॉफ्टवेयर काबिल कबूल नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो प्राल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी 3 से करना है तो वो आपका और उनका एक लिंक होगा, आपकी उनकी पेमेंट आपस में टर्म एंड कंडीशन होंगी, और वो अकॉर्डिंगली वो आपसे उसको करेंगे। वो केस टू केस आप देख सकते हैं। ये 4 लोग हैं जिनसे आप कर सकते हैं। जी वापस SRO पे आ जाए। जी नीचे आइएगा। हाँ जी, अब 2 कहता है द बोर्ड शेल नोटिफाई सच रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1। सब रूल 1 ने कहा कि ऑल रजिस्टर्ड पर्सन ने करना है। बोर्ड ने कहा कि हम वो बताएंगे कब ने और किसने करना है। इसके हवाले से आपको याद है कि SRO 789 आया, खोलिएगा जी, 789 आया इस 2 के लिए। SRO जिसके अंदर उन्होंने डेट दी थी कि जो कंपनीज हैं उन्होंने जो है 1 डे ऑफ मई तक अपने इंटीग्रेशन करवानी है, और जो आपके नॉन कॉरपोरेट हैं उन्होंने आपकी 1 डे ऑफ जून 2025 तक वो इंटीग्रेशन करवानी है। 789 ये उसका दूसरा चले इस टाइम सामने आ गया। वो SRO आया, फिर उस डेट को बोर्ड ने इस अपने जो सेक्शन 74 में उसके पास अपनी पावर है डेट एक्सटेंड करने की, तो अब वो कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन ने 1 डे ऑफ जून तक करवानी है, और जो आपके नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने 1 डे ऑफ जुलाई तक अपनी इंटीग्रेशन करवानी है। वैसे इसके अंदर आगे रूल मौजूद है, वो भी हम देखेंगे कि 2 महीने तक आप कमिश्नर से मैनुअल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। आपको मैनुअल एक्सटेंशन वो दे सकता है, लेकिन ये जनरल एक्सटेंशन थी जो सब लोगों के लिए वो अकॉर्डिंगली आई है। जी दोबारा SRO पे आ जाएं। अच्छा जी, अब इसके अंदर फर्दर आ गया, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड देयर पॉइंट ऑफ सेल विद द बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन इंटीग्रेटेड विद बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अंडर दीज रूल्स। अब यहाँ पे ट्रीटेड टू आ गया कि एक डीमिंग प्रोविजन के तहत कि जिन्होंने ऑलरेडी POS अपने पास लगाया हुआ है उनको दोबारा ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब फिर इसको 2 तरह से पढ़ा जाएगा कि क्या उन्होंने इन 4 से लगवाया हुआ है तो फिर ज़रूरत नहीं है, या उनको इन 4 के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, या जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो उस तरह ही चलते रहेंगे, उनको इन 4 से करवाने की ज़रूरत पेश नहीं है। ये वक़्त के साथ इसकी ये तीनों तशरीहात हो सकती हैं इस अपने जो प्रोवाइज़ो की। ऑब्लिगेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर जो है द रजिस्टर्ड पर्सन notified and sub rule 2 of rule 150Q herein after referred to as integrated person in this chapter shall register, उसने रजिस्टर होना है, इंस्टॉल उसने वो सॉफ्टवेयर चीज़ें इंस्टॉल करनी है, एंड इंटीग्रेट और उसको अटैच करना है FBR के पोर्टल के साथ। 3 काम उसने करने हैं, रजिस्टर भी करना है, इन रूल्स के साथ इंस्टॉल भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपने अपना सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इंटीग्रेट करना है, और जिस कंप्यूटर सिस्टम चीज़ों को आप कर रहे हैं उसको भी करना है। विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड थ्रू अ सेल टैक्स जनरल ऑर्डर। अब एक तो ये चीज़ अभी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि जब तक सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नहीं आता
तो तब तक हमें हमारे पास अभी इसकी पूरी वजाहत मौजूद नहीं है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि मेरी नज़र से तो अभी तक ऐसा कोई जनरल ऑर्डर अभी तक STGO नहीं गुजरा। आपके किसी दोस्त की नज़र से गुजरा हो तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा, मेरी नज़र से बहरहाल नहीं गुजरा। दूसरा ये है कि आपने जब करना है तो आपने ये तीनों काम इसके ज़रिए करने हैं। इसी के अंदर एक वो सवाल आता है, दोस्त पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर हम अपने दफ्तर में ही सारे टैक्स पेयर्स के लिए कंप्यूटर रख लें, यहीं से हम बैठ के इनवाइस जारी कर दिया करें, तो मेरी हम्बल सबमिशन में एक सिस्टम एक टैक्स पेयर के लिए होगा। दूसरा वो आपकी लोकेशन को पड़ेगा। बिज़नेस अगर आपका ABC शहर में है और आप XY शहर के अंदर बैठ के उसकी इनवाइस कर रहे हैं तो ये सिस्टम पड़ेगा, तो आपके लिए कल को दिक्कत आएगी। इसके लिए यही है कि इसमें क्लाइंट को ही गाइड किया जाए, वो अपना जो अपने साथ एक अकाउंट्स का बंदा मैच करे। आप हर टाइम 24 घंटे उसकी इनवाइस जारी करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। ये ऐसा काम है कि जिसके लिए 30 दिन आप अपने आप को पाबंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेहतर है कि आप क्लाइंट को गाइड करें और उसका जो अकाउंट्स का बंदा है वो उसका बेटा हो, भतीजा हो, वो खुद हो, वो अकाउंट्स का बंदा हायर करे सैलरी पे, तो ये कोशिश करें कि इसको आगे शिफ्ट करें उनके ऊपर। ये आपका एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम नहीं है। हमारा काम दुरुस्त टैक्स ला उसको गाइड करना है, हमारा काम दुरुस्त टैक्स ला के तहत उसकी रिटर्न फाइल करना है, हमारा काम उसका ना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ना हमारा काम उसकी इनवाइसें काटना है। ये काम उसको हमें गाइड जरूर करना चाहिए, लेकिन मेरी हम्बल सबमिशन में हमें खुद अपने ज़िम्मे ये काम नहीं लेना चाहिए। The indicted person through board online system shall provide information of this of his outlets, point of sale or electronic invoicing machines as the case may be। आपने जितने भी आपके आउटलेट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारे आपने अकॉर्डिंगली बोर्ड को इंटीमेट करने हैं। नो सप्लाई शैल बी मेड। अब ये नो सप्लाई का जो वर्ड है ये अहम है। इसके अंदर टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, ज़ीरो रेट, रिड्यूस रेट, हर चीज़ शामिल है। कि अगर हम कहें कि जी हमने टैक्सेबल तो उससे कर दी और एग्जाम्प्ट हमने बगैर उससे भी कर दी, तो ये नो सप्लाई, ये नेगेटिव लैंग्वेज के साथ कि आप कर ही नहीं सकते, किसी भी किस्म की हो, तो आपने बगैर यानी कि जब रजिस्टर्ड हुए बगैर आप कोई सप्लाई नहीं कर सकते। शैल बी मेड बाय इंटीग्रेटेड पर्सन एक्सेप्ट थ्रू द इंटीग्रेटेड आउटलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इशू मशीन। नीचे आएंगे। द पॉइंट ऑफ सेल और द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशूइंग मशीन शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली ए जनरेट, रिसीव, रिकॉर्ड, एनालाइज एंड स्टोर इनवाइस डाटा। ये सारे फंक्शन वो करेगी। वो इनवाइस जनरेट भी होगी, अगर आप परचेज़र भी हो सकते हैं ना, तो वो रिसीव भी करेगी इनवाइस जो आपकी परचेज साइड है, वो रिकॉर्ड भी रखेगी, रिकॉर्ड 6 साल तक आपने रखना है। ये एनालाइज यहाँ पे भी करेगी, और इसके आगे रूल में मौजूद है कि वो मशीन ऑटोमेटिक बोर्ड को अगर आप इससे कुछ छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताए बगैर बोर्ड को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी भेजेगी कि भाईजान ये मुझे तंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो एनालाइज भी करेगी आपके बिहेवियर को, ठीक है, कि जनाब इसमें कुछ आप कोई अनइवन तो नहीं कर रहे। एंड स्टोर इनवाइस डाटा, और उसका वो रिकॉर्ड भी रखेगी। इशू सेल टैक्स इनवाइसेस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर एंड रिकॉर्ड द डिजिटल सिग्नेचर ऑन द सेल टैक्स इनवाइस, ट्रांसमिट द इनवाइसेस डाटा टू द बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम थ्रू सिक्योर मींस एंड रिसीव द यूनिक FBR इनवाइस नंबर। इस पर हर एक पे इनवाइस नंबर FBR का आएगा, साथ हमारे इनवाइस नंबर के अलावा भी। एनक्रिप्ट एंड प्रिजर्व द रिपोर्टेड सेल टैक्स इनवाइसेस डाटा इन एन इररिवोकेबल एंड सिक्योर मैनर, कि आपने उसको प्रॉपर महफूज भी रखना है कि इसमें इशू होने के बाद भी कोई टेम्परिंग ना हो सके और महफूज भी रहे। जनरेट द QR, अगर किसी का झटका लग जाए और हमारा सिस्टम ही उड़ जाए फिर क्या करें? देखें ये ऑनलाइन है, आपका ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अमूम में उड़ता नहीं है। सॉफ्टवेयर आपका वो उसका बैकअप, उसकी चीज़ें और तरह सिक्योर होती हैं। आपका हार्ड उड़ भी जाएगी तो सॉफ्टवेयर जिस भी पीछे, और आपका सॉफ्टवेयर तो जब आप यूज़ करेंगे ना प्राल का, तो प्राल उड़ गया या हैक हो गया तो आपका डाटा जा सकता है। अदरवाइज तो जैसे आप इंटीग्रेट होंगे तो वहाँ से वो डाटा आपको ऑटो
दोबारा मिलेगा और मिलना चाहिए। जैसे हम अपनी IRS की रिटर्न, हमारा कंप्यूटर उड़ भी जाए तो रिटर्न डाटा तो हमारा उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना, हम लॉगिन होते हैं तो सारा कुछ मिल जाता है। जनरेट द QR कोड ऑन द बेस ऑफ यूनिक FBR इनवाइस नंबर एंड प्रिंट द QR कोड ऑन रिसीट। ये QR कोड आपको पता है एक नया कंसेप्ट है कि आप जस्ट स्कैन करते हैं, आपको कोई नंबर फीड नहीं करना पड़ता, ऐप के अंदर मौजूद होता है QR स्कैनर, और उससे सारी अभी पेमेंट्स का भी एक निज़ाम आ रहा है और ये वेरिफिकेशन का भी निज़ाम QR कोड के साथ आ रहा है। मस्ट परफॉर्म क्लोजिंग ऑन क्लोज ऑफ द डे, वीक एंड मंथ। क्लोजिंग से मुराद ये भी है, जिन दोस्तों ने पहले POS की वो इन्वाइसेस अगर चीज़ें की है करवाई ना, बाज़ का आपका नेट इशू कर जाता है, इसके अंदर आगे 24 घंटे दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने लाजमन इनवाइस रिपोर्ट करनी है। 24 घंटे तक आपको मार्जिन दिया गया है कि अगर कोई नेट का इशू आ जाता है, कोई अदरवाइज इशू आ जाता है, आपने इनवाइस जारी कर दी है, रिपोर्ट नहीं हुई तो आपके पे कोई जुर्म नहीं है, लेकिन 24 घंटे में रिपोर्ट ना हुई तो वो है। अच्छा, ये जो बात आपने की थी ना कि जी वो बिजली का झटका लगा, चीज़ चली गई, अब मैंने समझा कि इनवाइस रिपोर्ट हो गई है, वहाँ पर इनवाइस रिपोर्ट नहीं हुई, उसके लिए है कि आपने क्लोज एंड इसका ज़रूर चलाना है। इसमें एक ना उसकी एक ऑप्शन आती है, मल्टीपल उसके नेम हो सकते हैं, वो सनेचुराइजेशन हो सकती है, वो एक सिन का बटन नीचे आता है, वो जब आप दबाते हैं तो सिस्टम उसको ऑटो पढ़ता है, और अगर कोई उसके अंदर होल्ड हुई है, जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, नेट का इशू आ गया तो मेरा मैसेज होल्ड पे चला गया, तो जो भी होल्ड हुई होगी वो दोबारा पोस्ट हो जाएगी, तो आपने उसको डे क्लोज ज़रूर करना है अपना उसके मुताबिक। Every adjustment, modification or cancellation must be recorded duly, maintaining logs for each activity and system events need to be recorded. इनवाइस के अंदर कोई एडजस्टमेंट है, मॉडिफिकेशन है या कैंसिलेशन है, एडजस्टमेंट के हवाले से आगे डेबिट क्रेडिट नोट भी जो है वो आपके इसी से जाने हैं, वो सारा कुछ यहीं से होना है। इनवाइस कैंसिल होगी वो भी यहीं से होगी, कोई उसमें दीगर तरमीम रिक्वायर्ड है तो वही इसी से होनी है। द नेक्स्ट C ऑफ द सेल रिटर्न शैल बी ऑटो फिल्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेज इशूड बाय द इनक्रेडिटेड पर्सन। ये अभी मुबहम बात है। एक अगर आपने POS का भी आज के दिन तक एक्सपीरियंस किया होगा तो POS के अंदर ये हो रहा है कि POS इनवाइसेस आने के बाद भी सिस्टम आपको नेक्सस C में मज़ीद इनवाइसें फीड करने की ऑप्शन देता है, लेकिन अगर सिस्टम ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने कहा कि भाईजान जो आएगा वो थ्रू डिजिटल इनवाइस आएगा, अब आप ऑटो फीड नहीं कर सकते, तो फिर हम स्टक हो जाएंगे दैट डे कि मेरे पास वो सेल रिकॉर्ड करने का और क्या तरीका मोड है, मेरे पास कोई नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो आप यहाँ देंगे वो ऑटो फिल्ड आपके नेक्सस C में पॉपुलेट हो जाएगा वहाँ रिटर्न के अंदर। जी जी कंपनी है जी, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं जी जी और उसकी सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्ट है, जी, वो इस सिस्टम को कैसे? अगर तो उसकी वही बात है कि 100% सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट के तहत उसने रजिस्टर्ड ही नहीं होना। रजिस्टर्ड तो है नहीं, अभी यही बात है, रजिस्टर्ड नहीं होना। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर वहाँ पे वर्ड नो सप्लाई आया हुआ है। अब जब रजिस्टर्ड है, आप चाहे एग्जाम्प्ट की पोस्टिंग दें, इनवाइस आपने रियल टाइम ही देनी है। टैक्स होना ना होना और बात है, इनवाइस रियल टाइम होना ना होना और बात है। मैंने फिर वही गुजारिश की, इसके दो पर्पज़ हैं इस SRO के। एक, फिर इसके पीछे फेक फ्लाइंग है, लोग 2-2 महीने बाद बैठ के प्लान कर रहे होते हैं कि हमने जी वो किन्नू किन्नी सेल पानी है तो किन्नू किन्नी सेल पानी है, वो काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पर्पज़ इसका ये है कि आपकी मईशत दस्तावेजी होगी, जितनी ज़्यादा सेल परचेज रिकॉर्ड होगी, कल को 236G H 113 सारे सेक्शन 153 सारे अकॉर्डिंगली अप्लाई होने हैं, जितना टर्नओवर आपका डिक्लेयर्ड और शोड होगा। लेकिन वो तो आगे भी हो रहा था, आगे भी हो रहा है। इसके पीछे पर्पज़ भी एक रियल टाइम रिपोर्टिंग के कि जेन्युइन सेल इसमें आए, वो जो 2-2 महीने बाद प्लानिंग होकर सेल्स आती हैं वो इसमें ना आए। फार्मास्यूटिकल तो उनका जो सेल टैक्स है वो तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है, जी 1%। फार्मास्यूटिकल वाले के ऊपर 1% है। अच्छा वो रजिस्टर्ड है जी, इंपोर्टर भी है जी रजिस्ट्रेशन उसके लिए मस्ट है। बेटा वो माइक दें दूसरा साथ सबको। अच्छा जी, आप करेंगे इधर से पकड़ा दें जी सर, आप करें बात, हम रिकॉर्ड कर लें।
अच्छा जी, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे थे। हाँ जी, जी आप करिए बात और रिकॉर्ड कर लेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड, चूँकि वो इम्पोर्टर भी है जी और उसने वो रजिस्टर्ड तो है जी उसका सेल टैक्स की सूरत हाल ये है कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे 1% रिड्यूस रेट है उसके, जी वो उसने सेल टैक्स पे करना है। जी वो ये कहाँ इंटीग्रेट कराएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कराएगा, उसकी ब्रांचेस भी हैं 6, 7, 8, 10। देखिए फिर मैं गुजारिश करूँ, देखिए मैन्युफैक्चरर है, ये इंपोर्टर है, उसने सीरियल 80 और 81 दो सीरियल्स हैं हमारी 8 शेड्यूल सेल टैक्स एक्ट की, उसके तहत उसने 1% टैक्स पे करना है, चाहे वो फाइनल टैक्स है या 1% रिड्यूस टैक्स है। दैट्स मीन वो लायबल टू रजिस्टर्ड है। जब वो लायबल टू रजिस्टर्ड है, जब लायबल टू रजिस्टर्ड है तो फिर उस सूरत के अंदर उसने साफ जाहिर है कि ये सारा काम करना है। आउटलेट एक छोड़ यहाँ पे आपका 1000 भी हो सकता है, सर्विस है, बाटा है, गोरमे है, इनके 800 आउटलेट है, लेकिन हर आउटलेट साथ इंटीग्रेट होना लाजिम है। अब उससे आगे है कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है मेडिसिन का, अगर तो वो सिर्फ मेडिसिन की ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है रजिस्टर्ड होने की, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में होगा, तो फिर उसको ये सारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर की बात करें तो आज के दिन तो हमारे मेडिकल स्टोर आधे तो ग्रॉसरी स्टोर बने हुए हैं, नहीं उसकी हर कॉस्मेटिक, हर जूस, चिप्स, चीज़, हर चीज़ उसके ऊपर मेडिसिन के अलावा बहुत कुछ बिक रहा है, ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंगली केस टू केस देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरर के अपने आउटलेट्स हैं, जी, डिपो, सेल जी, डिपोज हैं, जी। उनके लिए क्या बिल्कुल करना है जी, कोई दूसरी राय नहीं है। ऊपर शुरू में मैंने पढ़ लिया था कि तमाम आउटलेट उसने अपने वो करवाने हैं। मैन्युफैक्चरर और लायबल टू रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हुआ है, तो चाहे 100 भी उसका आउटलेट है तो उसने अपनी हर सेल इसी से ही करनी है, कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल का एक अलहदा से इस टाइम आ चुकी है जजमेंट 2, एक लाहौर हाई कोर्ट से भी आई है, पेशावर हाई कोर्ट से मेरी नज़र से गुजरी है। उस पर उन्होंने कहा है कि चूँकि ये फाइनल कहा गया है इसको 1% को, तो फाइनल मीन का अब इसके ऊपर आगे फर्दर टैक्स से चीज़ें को और आपने नहीं लेनी है। ये जुडिशियस माइंड से ये 2 जजमेंट आ चुकी हैं। लॉ में उस तरह क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि आप इनसे फर्दर टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है ना जी। तो वो फार्मास्यूटिकल के वाले से नहीं, रिड्यूस रेट की बात नहीं है। असल में इसको लॉ ने कहा था कि ये फाइनल है, रिड्यूस होता 1 तो फिर ये लगना ही लगना था, फाइनल कहा। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इसको एग्जेम्प्ट कर रहा है ना। अगर ये 1 रिड्यूस होता तो सारे 1 करते आगे चेन में, तो अगले एग्जाम्प्ट इसलिए करते हैं कि ये फाइनल है। तो लगा चूँकि ये फाइनल है 1, तो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है कि ये फर्दर टैक्स या बाकी वो दे। तो ये 2 जजमेंट पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की आ चुकी है इसके ऊपर। कौन से सर? वो अब योर चॉइस। देखिए, आपने सेल टैक्स पर्पसफुल करवाया, आपने मैं बिजली के बिल की बात करूं तो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन के 27% बिल का फ़र्क है। आपने किसी ने नोट किया है, 5% एक्स्ट्रा टैक्स है, 4% फर्दर टैक्स है और 18% एडिशनल, वो सेल टैक्स डबल हो जाता है, 18 के बजाय 36 लगता है। 27% का यूटिलिटी बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर डिफरेंस है। अब आप अपनी कास्ट नोट कर लें कि 25,000 30,000 में अकाउंटेंट बैठाना है, इनवाइसें पोस्ट करने के लिए, कि या 50 लाख के बिल के ऊपर आपने 15 लाख बिल इजाफी पे करना है। ये अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने जी वही बात है ना जी। या तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और बिजली के बिल पर 27% बिल ज़्यादा दें, तो या 25-30,000 अकाउंटेंट रख लो जी। सस्पेंड हमने तो ये वहाँ पे दी है तजवीज़ कि आप सस्पेंड ना करें, डी रजिस्टर्ड करें। लेकिन जो ये नया रूल, वो भी अमेंडमेंट आई है जिसमें उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन के रूल्स को अमेंड किया है। तो उसमें कहा कि अगर 6 महीने मुसलसल नल की रिटर्न होगी तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो कि इट्स सेल्फ हार्श है। इसको देखें ना, ऐसी जगह में बैठे हैं कि यहाँ पे कॉटन इंजीनियर्स को बड़े प्रॉब्लम दरपेश है, उनको इनपुट इनवाइस का भी मसला है, उनको कहीं से इनवाइस नहीं मिलती पड़े, वो क्या करेगा? वो पे करे। जिसके पास इनवाइस नहीं है
वो फर्स्ट सेलर है, टैक्सेबल गुड्स का तो पे करे। बॉर्डर क्रॉस करके सारा कुछ वहाँ पे कुछ नहीं है, एडिशनल इन्वेस्टिंग क्या वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकेगी? नहीं, वो पैकिंग मटेरियल नहीं, देखिए ये अप्लाई तो क्रॉस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना, क्रॉस ऑफ पाकिस्तान है। बाकी अब किधर क्या कैसे हो रहा है वो अब अगली बात है, लेकिन ये क्रॉस ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए हम वो जो इसकी वो खामियां है ना इम्प्लीमेंटेशन की, उसके बाद के बजाय हम रखें लीगल के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कॉटन यूनिट्स है, जी ठीक है, इनका 4-5 महीने का सीजन है, उसके बाद सीजन क्लोज हो गया, फिर ये 6 महीने नीचे रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये भी सस्पेंड हो जाएंगे फिर। यही हम कहते हैं, ये बड़ी हार्श और बड़ी, मैं माजर से लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी स्टूपिड सी अमेंडमेंट है, ठीक है ना। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो उनको अंदाज़ा नहीं है 4 महीने का उनका सीजन है, 8 जी। महीने का टिकट तो पड़ी है। जी, लेकिन वो बस वहाँ पे जो इस टाइम है ना वो बहुत पुराना एक बड़ा आम सा लतीफ़ा आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जी वो क्या होगा कि अगर एक जगह पे बम धमाका हो जाए तो क्या करेंगे, उनके सबसे पहले डबल सवारी पे पाबंदी लगाएंगे, ठीक है। कि अब उसका बजाय ढूंढने के उसका सुराग तो डबल सवारी पे पाबंदी, ये वो काम हो रहा है वो वाला कि आप वो टैक्स फ्रॉड को रोकने की बजाय आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हर जो जेन्युइन आदमी है वो दिक्कत में आ रहा है। फ्रॉडिये के लिए हर रास्ता आज भी ओपन है। कोई जी, है, गाड़ी उसके- के ऊपर तोप रख के लेके जा रहा है, जी। उसको इजाजत है, हाँ जी, क्योंकि हमें हुक्म है सिर्फ गाड़ी के अंदर से तलाशी लेनी है, बाहर का हमारा कोई तल्लक नहीं है। नॉर्मल टर्न है उसमें हम सेल परचेज तो हमारी है ही नहीं, उसको आप वेरीफाई करके नेक्स्ट को सबमिट करके करते जाएं। नहीं, वो भी सिस्टम के ऊपर है ना कि अब आपके वो नेक्स्ट से सेल परचेज को पड़ता है या वो नल रिटर्न की क्लिक को पड़ता है, ये तो दूसरी बात है। अगर वो सिस्टम ने तो नॉर्मल टर्न को लिख किया होगा। वेल ये वन ऑफ ऑप्शन देखी जा सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि सिस्टम उसको क्या पड़ता है। नल नहीं कर सकते क्योंकि बिजली का बिल आ रहा है। नहीं, बिजली का बिल उसकी अमाउंट क्या है, प्रोटेक्टेड में आ रही है कि बिल चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं, फिर वही बात है ना, जिन लोगों ने एग्जाम्ड बिजनेस को बिजली के बिल बचाने के लिए किया हुआ है, मेरी हम सबमिशन में वो गलत है। अगर कर लिया है तो फिर आप कम से कम एग्जाम्ड की सेल जरूर डाल लें। कल को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न टैली करवाएं, इसको ज़ीरो कर देना और वहाँ पे 50 करोड़ दिखा लेना, मैं इसका प्रोफेशनली कायल नहीं हूँ, ठीक है ना। जब आप रजिस्टर्ड हो गए फिर आपने एग्जाम्प्ट सेल की फिगर देनी है, चाहे सीजन में 2 महीने काम हो, 10 महीने करें, लेकिन वो 2 महीने की सेल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से बिजनेस से टैली होनी है। जी सर, ये कल की बात है, अफसर आपकी किस्मत है कौन मिलता है। अच्छा जी, अब हम जी अच्छा जी, अब आगे जी, द इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर शेल बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग and sending alert message to the board's computerized system in case of any malpractice or error or any inconsistent action noted in the system and keeping a log thereof। वही बात मैंने कहा जी, आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो खुद सियाना है, वो कहेगा जी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। द बोर्ड में रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड पर्सन टू इंटीग्रेट द फैसिलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मशीन, QR code or any other mode of digital transaction available at all the sale points, and the sale through aforesaid means shall not be ordinarily refused। कि वो आपके ऊपर बोर्ड कह सकता है कि जी आप इसको इनकार नहीं कर सकते। द बोर्ड में रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड पर्सन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन ईच पॉइंट ऑफ सेल बाय अ CCTV। अब CCTV लगाना भी है और 1 महीने इसकी रिकॉर्डिंग भी रखनी है। नेक्स्ट आ जाएं जी 9 पे। In case of supply of exempt items, the electronic invoices shall also be issued through system integrated with the boards। यहाँ पे exempt sale को कैटेगरली भी कह दिया, ऊपर भी वर्ड नो सेल था, यहाँ पे उन्होंने कैटेगरली भी कह दिया कि भाईजान आप रजिस्टर्ड हैं तो इधर से ही आना है और कोई रूट नहीं है आपके लिए जी। द कॉस्ट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सारी कास्ट आपने बियर करनी है, बोर्ड ने आपको कुछ नहीं देना जी। सारा उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या जो भी उसकी कॉस्ट है वो आप ही ने बियर करनी है, उसका इंसेंटिव भी कोई नहीं है आपके पास। द इंटीग्रेटेड पर्सन शैल प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ऑन ईच, आपने अपनी हर जगह पे इंटीग्रेटेड विद FBR का प्रॉपर वहाँ पे जो ना लोगो या आइडेंटिफिकेशन देनी है कि ये पूरा पॉइंट ऑफ सेल प्रॉपर वहाँ पे जो है वो इंटीग्रेटेड है। इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल
including online marketplace, the integrated person shall register such website, software and mobile application with the board computer system. ऑनलाइन भी सारा जो कुछ होना है वह बोर्ड के जो सेल टैक्स जनरल ऑर्डर में वो मेंशन कर देगा तरीका, उसके तहत वो भी इंटीग्रेट होना है। जितनी ऑनलाइन सेल है उसके लिए भी यही मोड मैनर इस्तेमाल होगा। The electronic invoice generated under these rules shall contain the following particulars, namely, ये वही जो हमारे FBR की जो हमारी जो अमूमन इनवाइस के ऊपर सारे आते हैं कि उसमें हमने यूनिक एफ इनवाइस नंबर आ जाएगा, यूनिक वेरीफाइबल QR कोड आएगा, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस आएगा, फिर लोगो ऑफ FBR है, नेम ऑफ सेलर, एड्रेस ऑफ द सेलर, उसके बाद सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, recipient registration number, date of issue of invoice, tax period, description, quantity, value exclusive of tax, sale tax rate, amount of sale tax withheld at source, extra tax, further tax, federal excise duty, total discount, invoice reference, HS code, unit of measurement, SR and serial number applicable। इसके अंदर कहा कि अगर रिटेलर बेचेगा तो उसके ऊपर जो है ना जी STU और Z, ST है जी एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, फेडरल एक्साइज और SRO नंबर, ये सिर्फ ये रिटेलर के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ये उसमें उनके हद तक वो 4 छोड़ के बाकी आपको अपने इनवाइस के ऊपर देनी है। उसके बाद है जी नीचे आ जाए जी इशूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एंड रिकॉर्ड। आपका तमाम जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक होना है, 6 साल तक आपने महफूज रखना है। इसके नीचे ही फर्दर आ जाए तो ऑडिट का भी इसी के अंदर जिक्र है, और नीचे आ जाए डेबिट कार्ड नोट का भी रिकॉर्ड होना है, सेल का भी इनवाइस होना है, ठीक है ना जी। तो वो सारी चीज़ें आपने 6 साल तक इसका रिकॉर्ड रखना है। ये जो है ना कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ये भी ऑडिट को डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक documents present rule 150S shall be stored in such manner that information at the time of original transmission of document is recreated at the time of departmental audit। यानी कि जब ऑडिट का टाइम होगा तो ये सारा रिक्रिएट सारा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये 150U स्पेसिफिक ऑडिट के लिए है, तो इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर आपका ऑडिट हुआ करेगा। सेक्शन 25 का भी इसी में जिक्र है, 38 की भी इसी में आएगा, सेक्शन 22 रिकॉर्ड का भी उसी के लिए है, 23 टैक्स सारा कुछ अब जो होगा वो इसके अंदर होगा। ये 150V मैंने जो पहले कहा कि 2 महीने तक मैनुअल अपना केस टू केस बेस पे भी एक्सटेंशन कमिश्नर से ले सकते हैं 2 महीने के लिए। तो बाकी जो जनरल एक्सटेंशन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी, इंटीग्रेट करवाने के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि बोर्ड फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं करता तो आप केस टू केस बेस पे कमिश्नर से 2 महीने की अप्रूवल ले सकते हैं जी, कर सकते हैं। उससे वो करके फिर वो दे या ना दे उसकी है, लेकिन वो आप ले सकते हैं जी। नीचे आ जाए। उसके बाद है जी प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है वो अकॉर्डिंगली इस पर जहाँ जहाँ अप्लाई होता है उसको महफूज रखने के हवाले से, उसकी को अप्रोच करने के हवाले से, उसके बाकी चीज़ों से वो सारा उसके मुताबिक ही वो अप्लाई होगा। consequences of non-compliance or contravention. The indicated person who is found to have tampered with the system or made sales in the manner otherwise than as prescribed in this chapter, or who contravenes any of the provisions of this chapter shall be subject to penalty under section 33 जो वहाँ पे लिखी है, and any restriction under any provision of that are the rules made there under। ठीक है जी। उसके बाद आपकी हैं responsibilities of the integrated person। Make all electronic invoicing hardware and software including payment counters comprising point of sale at each outlet, चाहे आपके 1000 भी आउटलेट हो वो होना ही होना अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट टू द बोर्ड एंड द कंसर्न कमिश्नर विद इन 24 आवर ऑफ द ऑपरेशनल फेलियर, डैमेज, disruptions or tampering of the system. Report any inoperative electronic invoicing hardware and software within 24 hours with reason along with documented evidence to the commissioner holding the jurisdiction। ठीक है जी। ये चीज़ें वो सारी हैं कि जो आपने अकॉर्डिंगली आपकी ज़िम्मेदारी हैं कि आप साथ साथ वो करेंगे इसके ऊपर। प्रोविजन ऑफ वेरिफिकेशन फैसिलिटी बाय द बोर्ड। बोर्ड आप जो इनवाइस जारी करेंगे उसके लिए वो एक मेकनिज़म देगा कि कोई बंदा भी आपकी दी गई इनवाइस को वेरीफाई कर सकता है।
इंटरनेट इंटरप्शन है तो इसके अंदर वही है कि अगर आती है तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको रिपोर्ट करना है। 24 घंटे तक वो आपको इसके ऊपर वो टाइम देगा। फंक्शनल ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वो आपको विज़िट भी कर सकता है, आपका रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है, और अगर वो फाउंड कर लेता है कि कोई आपने डिजिटल इनवाइसिंग के बगैर इनवाइस जारी की है तो वो आपसे उसकी रिकवरी भी कर सकता है। नीचे आ जाइए जी। यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया। आगे वो लाइसेंसिंग स्टार्ट हो गई, तो लाइसेंसिंग वाला वो हमारे से आज के दिन के लिए रेलिवेंट नहीं है। अब इसके ऊपर ट्यूटोरियल मौजूद है ऑलरेडी ऑफिशियल FBR की वेबसाइट पे। 8 मिनट का अगर कहते हैं तो हम यहाँ पे भी कर देते हैं और हम 8 मिनट सारे देख लेते हैं। अगर कहते हैं तो हम शेयर कर देंगे, लेकिन मुझे पता है अगर शेयर किया तो 90% लोगों ने देखना। लगाएं जी वीडियो। अब ये है कि इंटीग्रेट होना कैसे है सिस्टम पे। अगर हम प्राल से लेते हैं तो ये पूरा वो एक स्टेप टू स्टेप उसका पूरा मौजूद है जी। जुलाई से हर बंदे को होना है, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़। वो तो अगर सेक्शन 14 में अमेंडमेंट आएगी तो फिर आएगा ना। सेक्शन 14 में तो कोई अमेंडमेंट नहीं आई। जैसे ये वो जो 1 आ गया 50% 60% डिसअलाउ करता था ना इनपुट टैक्स। जी 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 जी। हाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो 60% डिसअलाउंस अभी नहीं है, वो वाला नहीं है जी। हाँ सर लग जाएगी ठीक। इसका माइक ये दूसरा रख ले छोटा साथ वहाँ पे वो है ना, आवाज़ भी उसकी प्रॉपर आ जाए। 22 अप्रैल 2025 को एफबीआई ने एक ऐसा इशू किया था, एसआर नंबर 709 डिजिटल इंटीग्रेशन या अगर उसको ई-इनवॉइसिंग अगर बोले, इसके ऊपर ऐसा और एफबीआई ने इशू किया था और इस पे कहा गया था कि कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए फर्स्ट डे ऑफ मई, और जो नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब इसमें एओपी इंडिविजुअल तमाम लोग इसमें शामिल हैं, उनके लिए फर्स्ट डे ऑफ जून लास्ट डेट है टू इंटीग्रेट दिस सिस्टम विद एफबीआर। और इसके ऊपर फर्दर एक्सटेंशन आई थी 30 अप्रैल को। अब ये टाइम जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है उनको यकम जून तक का टाइम दे दिया गया है और नॉन कॉर्पोरेट को यकम जुलाई तक का टाइम दिया गया है। मतलब अभी अगर बात करें कॉर्पोरेट के लिए 15 दिन बाकी है, नॉन कॉर्पोरेट की तरफ 1.5 महीना बाकी है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है इससे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं कि आप एक बड़ी कंपनी है तो भी अगर अप्रोच करना चाह रहे हैं उसका क्या मेथड है और आप किस तरह अपने सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं प्राल की सर्विस देने के लिए जो ये प्रोसेस दे रही है, और इसके अलावा जो और लाइसेंस इंटीग्रेशन है उनके साथ किस तरह आप लाइसेंस कर सकते हैं ताकि आपका सिस्टम एफबीआई के साथ इंटीग्रेट हो सके। उसके लिए डॉक्यूमेंट है डिजिटल इनवॉइसिंग का, इसमें तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। इसके अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का स्कोप है, इसमें 3 चीजों को बात की जाएगी। सबसे पहले टैक्स पेयर रिस्पांसिबिलिटीज हैं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी कि आपने अपने सिस्टम की जो इनवॉइसेस हैं उसकी सबमिशन और उसकी मैनेजमेंट का सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जो एपीआई इंटीग्रेशन है वो भी आपकी ही टीम मिलकर करी होगी, जो भी इंटीग्रेटर आप सेलेक्ट करते हैं। जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो आपके जो सिस्टम की जो इसके बाद एप्लीकेशन आएगी वो उसको रिव्यू करेगा, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी सुपरवाइजर होगी उसको करेगा। उसके बाद आपकी जितनी भी ट्रांजिशन होगी डाटा की उसको रिस्पांसिबल इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए लाइसेंस इंटीग्रेटर होगा। तो जब एंड पे सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज में आप डैशबोर्ड के थ्रू रियल टाइम डाटा व्यू कर सकते हैं, तो या उसको मैनेज कर सकते हैं जो डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली पे आ सकता है। और इसके अलावा आपका जो सिस्टम है वो एफबीआई के साथ जो वो लाइव आप कैमरा उधर कर लो। इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अपने लॉगिन करना है, आईआरएस वेबसाइट लॉगिन करनी है, उस पर आपको जाकर लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करते हुए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन नजर आएगी, उसमें ये डिजिटल इनवॉइसिंग की नई टैब एटीरीज का क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसमें इंटीग्रेशन का जो मोड है वो सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मैनुअल इनवॉइस जनरेशन है या एपीआई इंटीग्रेशन, तो हमने एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन करनी है क्या फिर डिजिटल इंटीग्रेशन अपडेट से लाइव करनी है, उसके लिए एपीआई इंटीग्रेशन होगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है इंटीग्रेशन मोड, तो उसके बाद बाकी जो ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे जब स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आगे प्रोग्रेस करेंगे। आपने लाइसेंस इंटीग्रेटर को चूज करना है। प्राल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई और आप चूज करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी लिस्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो एफबीआई वेबसाइट भी अवेलेबल है। 4 इंटीग्रेटर हैं जो कि एफबीआई की तरफ से लाइसेंस है। सबसे पहले हबल प्राइवेट लिमिटेड है,
वेब डीएनए वर्क्स है, ईवाई फूड्स है और प्राल है। प्राल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है। इन सब कंपनीज की ईमेल एड्रेसेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी इंटीग्रेशन करवाने के लिए। एपीआई इंटीग्रेशन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में अपना लाइसेंस इंटीग्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद जो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगली स्क्रीन आपकी ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास तमाम टैब एक्टिव हो जाएंगी। इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं, आईपी डिटेल्स हैं, आपकी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मतलब होता है आपका टेस्ट एनवायरनमेंट, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो लाइव एनवायरनमेंट होगा, वहां पे आपकी इनवॉइसेस लाइव आपको व्यू हो रही होगी जो एक्चुअली में आपकी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे आपने टेक्निकल डिटेल यानी इसमें आपका टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जो आपकी कंपनी की तरफ से प्राल या किसी भी इंटीग्रेटर के साथ लाइजन करेगा। उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ईआरपी प्रोवाइडर है, आपके सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसके ऊपर आप अभी करंटली अपने सिस्टम को चला रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर टाइप क्या है, सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपका ईआरपी डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट आपको दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपने अपनी आईपी डिटेल देनी है। इसमें आप कंपनी के नाम लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, आईपी एड्रेस स्टैटिक लगा हुआ है आईपी एड्रेस 1 पे तो एक ही देना कंपल्सरी है, बाकी दो आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें तो फिर आपको फाइल यूज करने इसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यूजली एक आईपी एड्रेस के ऊपर ही काम चल जाता है। यहाँ पे अब आप नीचे डिटेल उसने लिस्ट डाउन भी कर दी है कि आप ये सारी चीजें डिटेल को प्रोवाइड करें। उसके बाद अभी डिटेल में जो आईपी ऐड कर लेंगे तो फिर आपको आईपी डिटेल इस तरह यहाँ पे विजिबल होगी। इसमें कोई भी आप डिटेल मूव करना चाहते हो आप उसको रिमूव करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जब सबमिट पे क्लिक कर देंगे उसका अगला स्टेप क्या है कि फिर आपने बस यही वो सबमिट बटन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू प्राल सक्सेसफुली। यू नीड टू वेट फॉर अप टू 2 days फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, अगला काम भी प्राल का शुरू हो जाएगा। प्राल के बाद आपकी इंफॉर्मेशन चली गई है, सारा डेटा चला गया है, वो हवा पर इसके ऊपर काम करेगा और 2 दिन के बाद इसको पिछला से उसके ग्रिल साइड पे होगी। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका टेस्ट एनवायरनमेंट है, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, वहां जाके आप अपनी इनवॉइसेस के ऊपर टेस्ट इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि डाटा किस तरह हाथ फ्लो करेगा। तो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट उसके नीचे ही टैब अवेलेबल है, उसका क्लिक कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पे अपनी वेब एपीआई डिटेल व्यू कर सकते हैं। अब ये सिंपल कोडिंग बेसिकली है, इसमें आपका जो प्राल डिपार्टमेंट है वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन आप उससे अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल तो उसका व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपका लाइव एनवायरनमेंट होता है, इसमें आपका सर्वर के ऊपर डायरेक्टली फाइनेंशियल के ऊपर इफेक्ट जा रहा होता है। उसमें आप अपनी प्रोडक्शन की एपीआई डिटेल्स व्यू कर सकते हैं या सिक्योरिटी के ऊपर जो प्राल की तरफ से गूगल लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो लिंक किया जाएगा आपके सिस्टम से, वो आप व्यू कर सकते हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स या उसका प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स। या फिर ईआरपी डिपार्टमेंट उस पे काम कर रहा होगा, आपको इस पे खुद से डिटेल में काम करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो प्राल है मेजर आपको सिस्टम इस पे दे रहा होगा। अगर आप सीओ लाइसेंस इंटीग्रेटर के साथ काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपने करना है प्रोसीड विद अदर एज लाइसेंस इंटीग्रेटर। उस केस में फिर आपका जो एपीआई इंटीग्रेशन है वो इस तरह अवेलेबल होगी, आपको आईपी वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिंपल आपने अपने कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपकी तरफ से बंदा काम कर रहा है उसकी डिटेल देनी है और वो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद लाइसेंस इंटीग्रेटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या उसको रिजेक्ट कर देता है। इसमें मेन काम आपकी तरफ से यही है कि आपने एप्लीकेशन जनरेट करनी है ऑनलाइन ताकि आपका नाम उस क्यू में ऐड हो जाए। अब जब आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा या उससे लिंक हो जाएगा तो फिर आपका इनवॉइस डैशबोर्ड इस तरह से कुछ व्यू करेगा जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, नंबर ऑफ इनवॉइसेस की, आपने कितनी सेल इनवॉइस इशू की, कितने क्रेडिट नोट इशू की, डेबिट नोट इशू किए, कितनी परचेज इनवॉइस आपने इशू की, ऊपर आपके पास डेट का फिल्टर आ रहा है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपके सामने अवेलेबल है कि आप उसमें ग्राफिकल डेटा भी व्यू कर सकते हैं। इसको लिस्ट डाउन भी किया गया कि आप डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली डेटा व्यू कर सकते हैं। सेल इनवॉइस, डेबिट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, सेल इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डेटा भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो और आप अपना कोई पीरियड सेट करें और उस पीरियड को वो इस तरह फिल्टर करेगा और फिल्टर करके आप कोई भी इनवॉइस यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड या व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका लाइसेंस इंटीग्रेटर है उसके अंदर हम बात करें, ये तो अभी तक टेक्सटुअल की बात थी। लाइसेंस इंटीग्रेटर के पास आपको डेटा किस तरह पहुंचेगा, लाइसेंस इंटीग्रेटर अपने सिस्टम पे लॉगिन करेगा यूजिंग द सेम आईआरएस पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगी इनबॉक्स की जहां पे उसके बाद रिक्वेस्ट रिसीव, इंटीग्रेशन स्टेटस और इनवॉइस डैशबोर्ड, तीन चीजें आ रही हैं। जब वो कोई नया टेक्स्ट पेयर रिक्वेस्ट करेगा उसको यहाँ पे इस तरह एक रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी कि उसने इस डेट पे आपको सबमिशन की अपनी रिक्वेस्ट की, आपने उसको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। लाइसेंस इंटीग्रेटर इसको इस तरह अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो उसको अप्रूव करता है तो फिर अगली स्टेज में जो इंटीग्रेशन स्टेटस होगा वो शो होने लग जाएगा उस एक टेक्स्ट पेयर का कि उससे रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स कितनी आ गई हैं, क्या पेंडिंग है, आईपी डिटेल्स जो रिसीव हुई होंगी उस पर वो काम करेंगे।
लाइव एनवायरनमेंट और टेस्ट एनवायरनमेंट दोनों की एपीआई डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी उस कंपनी के लिए, उस इंटीग्रेटर के लिए काम करने के लिए। अब ये सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसमें जो लाइव एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी अवेलेबल किया जाएगा। लाइसेंस इंटीग्रेटर के पास ऑप्शन होगी कि वो आपको लाइव एनवायरनमेंट वहां से इनिशिएट करें ताकि आप उसकी टेस्टिंग कर सकें। लाइव एनवायरनमेंट या प्रोडक्ट एनवायरनमेंट की ऊपर की वर्किंग लाइसेंस इंटीग्रेटर ही करेगा। आपको जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह वो काम कर रहे होंगे। उसके बैकएंड पे ईआरपी कोडिंग वगैरह है, जो लिंक नहीं है प्रणाल में जो भी इंटीग्रेटर होगा उनके एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे होंगे। जो इनवॉइस डैशबोर्ड है वो आपकी आसानी के लिए एफबीआर के इंटीग्रेशन के लिए उसको लाइव कर दिया जाएगा और इस तरह आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं विद एफबीआर। इसकी डेडलाइन कम जून है फॉर कंपनीज, इसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों शामिल हैं और जो एओपी या इंडिविजुअल्स हैं जो छोटे बड़े कारोबार चला रहे हैं उनके लिए 1 जुलाई लास्ट डेट है। आई होप ये डॉक्यूमेंट आपके लिए सफिशिएंट था अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, हमारे दोनों काम इकट्ठे ही मुकम्मल हुए, बिजली भी गई और वो वीडियो मुकम्मल हो गई जी। अब इसके ऊपर किसी दोस्त का सवाल है डिजिटल इनवाइसिंग के ऊपर तो वो कर लें, बाकी तो ये एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं। वीडियो अवेलेबल है, वीडियो शेयर भी हो जाएगी। वीडियो ऑलरेडी एफबीआर के साइट पे वेब पर पड़ी हुई है, आप देखेंगे। एक आधा केस आप उसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करके हिम्मत करके उसको जब करेंगे तो बाकी चीज़ें फिर अकॉर्डिंगली वो हो जाएंगी। लेकिन मैं आप भाइयों को एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, रात भी मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस कर रहे थे, हम टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, हम आईटी एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है, हमारी फील्ड नहीं है। कोशिश करें कि हर वो क्लाइंट जो आपका अपनी ज़िम्मेदारी पे खुद इसको इंस्टॉल करवा सकता है उसको खुद करवा लें, ठीक है। वैसे तो अब यह चिपराल का सॉफ्टवेयर होगा, इसमें 99% मिसाइल नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पीयूएस के केसेस में हमारे पास थे तो मैंने देखे कि हमारे पास लोगों ने पीयूएस करवाए। हमने कहा जी आप जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, हम तो आपको लीगल असिस्टेंस देंगे, आईटी हमारी फील्ड नहीं है। अब बस महीने बाद सेल आई तो पता चला रेट 18 नहीं उसने 22 लगा दिया हुआ है। महीने बाद सेल आई तो पता चला कि जी वो सारा महीना इनवाइसें हुई हैं 0 पे हो गई हुई हैं। महीने बाद सेल आई तो पता चला कि जी वो रिपोर्टेड इनवाइसेस और जो सिस्टम इनवाइसेस है वो फ़र्क आई है। वो जो मैंने आपको कहा ना सैनिटाइज आपको करना पड़ता है। तो अब हम जस्टिफाई थे कि भाई ये आपके आईटी के बंदे का काम था, ये मेरा काम नहीं था। हमारे लिए उस क्लाइंट से कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुई। और अगर मैं करूँगा और मैं गलत करूँगा, आज शायद मैं चाहूँगा शायद मैं कर पाऊँगा, लेकिन जब मैं गलत करूँगा तो मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं होगी। हमें अपनी स्पेशलाइजेशन टैक्स लॉज में क्रिएट करनी है। आईटी को हमने उतना ही सीखना है जितना ड्राइवर गाड़ी को सीखता है। गाड़ी बनाना हमारा काम मैकेनिक नहीं है। वो उसके लिए आप उसको एडिशनल दोस्तों को, वो 1 लाख नौकरी सर इतनी भी पैदा होनी है ना, तो वो नौकरी ज़रा यहीं से वो डॉक्टर पढ़ता है जी, फिर 1 साल हाउस जॉब करता है, फिर वो 4 साल पीडीआर बनता है जी। लेकिन जो फिजिशियन है वो ऑपरेशन नहीं करता, जो सर्जन है वो नहीं करता, आई वाला और वो काम नहीं करता जी। वो और ये सोच अपनानी चाहिए जी। और वो डॉक्टर, जब मैं माता साहब की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जब कहता है कि भाईजान मैंने रिपोर्ट देखी है, बेहतर नहीं है कि आप ज़रा वो हार्ट वालों को दिखा लें, तो आपने कभी उस डॉक्टर से कहा कि तुसा फिर की पढ़िया जी मैं उन्हें विखाना है तो तुसी की पढ़िया। आपका सगा बेटा भी आई स्पेशलिस्ट हो तो आप दिल का ऑपरेशन नहीं उसे करवाते, वो फिजिशियन भी नहीं बन सकता। ठीक है। तो यही बात है कि जिसकी फील्ड है इसके अंदर आपको आईटी की फील्ड के लोगों को साथ लेना चाहिए और ख़ुद भी रिलैक्स रहें, अपना फोकस लॉ पे रखें, अपना फोकस कानून पे रखें, लेकिन ये टेक्निकलिटीज़ आपका काम नहीं है। इस पर कोई सवाल जवाब अब किसी दोस्त का है, नहीं तो फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये मुकम्मल हो गया। हमारे पास ना रिटेलर की तादाद डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा है, तो आया हम पीओएस लगवाएं डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ जाएं? मेरी हम्बल सबमिशन, जो तो लगवा चुके हैं, जो चूँकि आपकी लैंग्वेज पढ़े ना, उनके लिए तो दोबारा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नया अब रजिस्टर्ड होगा वो इधर होगा नहीं, क्योंकि देखिए उसने पहले कह दिया ऑल रजिस्टर्ड, एक्सक्लूजन दिया सिर्फ उनकी हद तक जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। न्यू को उसने नहीं कहा कि वो उधर जाएं, क्योंकि मैंने बताया ना पहले इंटीग्रेटर था ही कोई नहीं, पहले लाइसेंस इंटीग्रेटर
था ही कोई नहीं। अब 4 लाइसेंस इंटीग्रेटर अकॉर्डिंग टू लॉ अवेलेबल है और आपने इन चारों में से किसी के पास जाना है। अब आप अपनी मर्जी की का सॉफ्टवेयर अब अटैच नहीं कर सकते। जी डिफरेंट था और वो जी। ये चाह रहे हैं कि टायर 1 रिटेलर में रजिस्टर्ड हो या टायर 2। नहीं, टायर 2 को तो सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होना ना। जब टायर 2 ने सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होना, उसके लिए तो ये है ही नहीं। ऑलरेडी सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, पॉइंट ऑफ सेल टायर 1 की बात हो रही ना, तो टायर 1 में अगर इसको हम्बली बाइफरकेट करूं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इट्स ओके। मैंने बताया उसमें भी 3 एहतमाल हैं कि वो कहें जी इन चारों से आप नहीं हुए, मैंने पहले बात डिटेल से की। लेकिन जो नया फ्रेश होगा ना, नया वो इसमें होगा, चूँकि SRO 69 का जो स्टार्टअप है, मैंने पहले बताया था कि ये 4 सेक्शंस के लिए आया है और उसके अंदर सेक्शन 9A और सेक्शन 3 शामिल है। वो सेक्शन है जो टायर 1 के POS इंटीग्रेशन को डील करता है। यानी कि ये SRO के अंदर POS इंटीग्रेशन क्लब हो गई हुई है, उसकी अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पुराने हुओं को तोहफा दिया गया है कि आप दोबारा तकलीफ मत करें, आप ऑलरेडी हमारे पास हैं। लेकिन नए सब ने इस SRO के तहत रजिस्टर्ड होना है, चाहे वो टायर 1 है। क्या वो उनकी बचत जी? थोड़ी है जी जो पहले POS में चले गए हैं, जी अब जो जाएंगे वो ज़्यादा मुश्किल। नहीं, मुश्किल तो देखें, अगर तो कोई 2 नंबर ही नहीं कर रहा तो मेरी राय में ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्राल का बना है, प्रोफेशनल बना है, इसका फीडबैक आप देखें ना। एक IT का बंदा बैठा हुआ है सखर के अंदर, रोड़ी के अंदर, उसका वो नॉलेज नहीं हो सकता IT के बंदे का, जो प्राल के जो मेन वहाँ पे इस पर सारा बैकएंड पे वर्क हुआ है। जिसने तो सही काम करना है, मेरी राय में उसको प्राल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपको मुझे वही जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं 0% रेट वाली, 22 वाली, मैं प्रैक्टिकल देखिए ये अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कह रहा हूँ। तो आप प्राल पे जाएंगे तो उस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे मोटे वो लॉजिक्स के या लॉ के या उनके एरर आएंगे। यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट आएगी वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपके IT वाले को 6 महीने नोटिस के बाद पता चलेगा कि अच्छा कानून ये भी बदल गया था, इसको भी ऐसे करना था, रेट ये भी। तो इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन में इसको अपनाएं, फ्यूचर यही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपने सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन थ्रू प्राल कर लें, रिकमेंड करूँगा। ला ने नहीं कहा, ला ने कहा कि फिल वक्त उसको तहफ़्फ़ुज़ है कि वो ऑलरेडी है तो ओके है, लेकिन नए किसी को उसमें नहीं है। नया जिसने भी जाना है इस SRO के बाद, बल्कि इसकी बात करें तो ये हमारा SRO डेट क्या है जी, ये 29 जनवरी 2025 का SRO है। 29 जनवरी 2025 के बाद वो इसी में जाएगा, उसके अलावा नहीं जा सकता। मेरी अमल सबमिशन। एक बात है कि सारे कानून पंजाब के लिए टू सम एक्सटेंट काफी के लिए, जी जी, बाकी पाकिस्तान के लिए देखें अब जो ये जितनी डिजिटलाइजेशन है ना, जब सिस्टम ब्लॉक कर देगा तो आप उधर रहते कारोबार नहीं कर सकते। हाँ, आपने अनरजिस्टर्ड काम करना है, किसी के साथ नहीं करना तो वो अलग बात है। जी कैसे हो रही है? आदत बदलें, वो दौर गुजर गया, आदत बदलें भाई, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी कई सीनियर से सवाल पूछा है, इस पूरे हाल में कोई एक बंदा जो कहे जी हमने मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, करें जी हाथ खड़ा, जो कहे जी हमने मैनुअल इनकम टैक्स। और जब आई थी कितनी मजामत हुई थी, 2-2, 3-3 साल हम ढूंढते फिरते थे यार कैसे CD लग जाए, ठीक है ना जी। तो आज के लिए जी इतना ही इसके जी जी सर ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पर बस बात। अब जितने मर्जी आप 1000 भी बंदे घुमा के ले आएंगे तो वहाँ पर तो इस्तिस्ना है कोई नहीं। हमने ये तजवीज़ ज़रूर दी थी, देते भी हैं, आपकी तरफ से भी कोई लेटर जाए तो हमने कहा था कि इसको फिल वक्त पेक्यूनरी लिमिटेड कर दें। जिनकी 1 अरब से ज़ायद सेल है, जिनकी 50 करोड़ से ज़ायद सेल है, उनके पास सॉफ्टवेयर भी लोग होते हैं, पहले 6 महीने साल उन पर ये इम्प्लीमेंट कर गुजरें, ठीक है ना। क्योंकि हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स का भी तजर्बा हो जाएगा उनसे डील करने का, वो लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो वो इसको ग्रेजुअली नाफज करें, ठीक है ना। लेकिन ये फिल वक्त हमारी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश कब पूरी हुई अल्लाह जानता है, ठीक है जी। मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने नहीं जी, मैं आपने इज़्ज़त दी अपने सदर साहब का
अपने सेक्रेटरी साहब का, अपनी तमाम कैबिनेट का, आप तमाम रहीम खान टैक्स बार का। तो इंशाल्लाह मेरे लिए ये ज़िला एक होम डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है। तो इंशाल्लाह जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, हम हाज़िर भी हैं। लेकिन मैं आखिरी हम्बल यही गुजारिश करूँगा इंशाल्लाह कि इसको ना, ये हमने कोशिश करनी है। मैं आखिरी एक जुमला ये अपने लिए नसीहत कर रहा हूँ और भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने कानून को पहले समझना है। आज हमारे पास टाइम है C1 समझने का, आज हमारे पास टाइम है डिजिटल इनवॉइसिंग समझने का, लेकिन हमने गलत करके ना परेशान होना है, ना क्लाइंट को करना है, ना फिर टैक्स बार के बड़ों को करना है तुसी की करन दे, क्योंकि गलत हम खुद कर चुके होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि SRO 350 आया, एमनिस्टी गुजरी, ये अभी ये आया है जो हमारा GH1 आया, इस तरह के कई मिसालें हैं। अगर आपने इसको थारोली पहले पढ़ के इसकी सेंस अडॉप्ट कर ली है और इम्प्लीमेंट कर ली है, उस बंदे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है कि जब हम 2-3 महीने गुजरते जाते हैं, जैसे देखें ना, ये भी जनवरी का SRO है, वो भी जनवरी का SRO है, ये और H1 वाला जनवरी का SRO है। और अगर हम मई में ख़राबी के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो उस बिहेवियर को हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। आइंदा जो भी सेल डेस्क की आए, अच्छे से अच्छे टैक्स ग्रुप मौजूद हैं, साइट्स मौजूद हैं, आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। 5 मिनट निकाल के उन्हें पढ़ें ज़रूर, समझें ज़रूर, किसी सीनियर के पास बैठें, कहीं ग्रुप डिस्कशन में आ जाएं, 2, 4, 5, 7 लोग इकट्ठे होकर डिस्कस कर लें। डिस्कशन का अपने इंटरनल रिवाज रखेंगे तो इज्तिमाई बसीरत हमेशा ज़ाती बसीरत से बड़ी होती है। बहुत शुक्रिया जी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद से हमें कबर तक इंशाल्लाह याद रहेगा और हम आपको इस तरह भी देते रहेंगे। अब इस सेशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं और मैं तमाम साथियों का, तमाम कलीग्स का बहुत शुक्रिया है सदर साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि आप लोगों ने जिस जज्बे के साथ शिरकत की वो काबिल तहसीन है।